यस एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपनी यूनिट 5 जिसमें अपन पढ़ रहे थे लोकतंत्र। लोकतंत्र हमने उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा, उनके विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन किया आगे की कक्षाओं के अंदर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लोकतंत्र की विशेषता, उसके गुण व उसके दोष। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न की दृष्टि से देखें तो लोकतंत्र शासन का आलोचनात्मक परीक्षण अपन करेंगे कि उसके अंदर गुण क्या है, उसके अंदर दोष क्या है। हमेशा एक बात गौर करने योग्य है, कोई भी शासन हो, व्यक्ति हो, संस्था हो, उसके सारे गुण नहीं होते हैं, कुछ न कुछ उसमें कमियां जरूर होती हैं। तो उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनके कमियों के बारे में आज अध्ययन करने वाले लोकतंत्र के चैप्टर से बात। तो आइए अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं और वो है आज पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र शासन की विशेषता, गुण व दोष। शासन की विशेषता व गुणों के अंदर अपन पहले पॉइंट की बात करें तो वो है जनता का शासन। देखिए जनता का शासन कैसे, हम इस बात से अवगत हैं कि लोकतंत्र में सर्वसत्ता किसके हाथों में है, जनता के हाथों में। सर्वसत्ता होने के कारण शासन की जो अंतिम स्थिति है, अंतिम बागडोर है, वो किसके हाथों में रहती है, जनता के हाथों में। इस कारण लोकतंत्र को क्या कहते हैं, जनता का शासन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो किसके माध्यम से होता है, जनता के माध्यम से ही होता है। शासन की समस्त शक्ति जनता के पास। देखिए शासन की समस्त शक्ति जनता के पास होने के कारण लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, जनता का शासन। दूसरे पॉइंट की बात करें तो जनता द्वारा निर्मित शासन। कैसे जनता द्वारा निर्मित शासन, हम इस बात से अवगत हैं कि जनता लोकतंत्र शासन में हमने दो रूप देखे थे। एक तो देखा था प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा देखा था आगे कक्षा के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपने में से ही एक व्यक्ति को एक प्रतिनिधि यानी नेता बनाकर क्या करती है, अपने अमूल्य वोट के माध्यम से बहुसंख्यता के आधार पर उन्हें क्या करती हैं, अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती हैं। और नियुक्त करने के कारण जनता द्वारा निर्मित शासन कहेंगे इसे। अपन क्या कहेंगे, जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर उसे शासक बनाती है, शासक बनाती है। देखिए प्रतिनिधि का क्या करती है, जनता चुनाव करती है और उसे क्या बनाती है, शासक बनाती है। इस कारण लोकतंत्र कैसा है, जनता द्वारा निर्मित शासन है। दूसरी बात, लोकतंत्र एक साधन के रूप में। हम इस बात से अवगत हैं कि लोकतंत्र में शासन का निर्माण कौन करती है, जनता करती है। तो क्या करेगा लोकतंत्र साधन के रूप में, कैसे, लोकतंत्र मनुष्यों के मूल्यों, साधनों के विकास की बात करता है। किसकी बात करता है, मूल्यों, उनके साधनों, मूल्यों के क्या करता है, विकास की बात करता है। वह सार्वजनिक हित की बात करता है। किसकी बात करता है, सार्वजनिक हित की बात करता है, सार्वजनिक हित की बात करता है। कैसे, लोकतंत्र एक साधन के रूप कैसे है, मतलब लोकतंत्र मनुष्यों के मूल्यों का साधन के विकास की ओर जोर देता है। और किस विकास की ओर, सार्वजनिक हित के विकास की ओर। मतलब इसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा कैसे हो, उस हित की बात करता है लोकतंत्र। जनता के प्रति उत्तरदायी। अब देखिए जनता के प्रति उत्तरदायी कैसे है, हम इस बात से अवगत हैं कि शासक यानी प्रतिनिधि को सुनने का काम कौन करती है, जनता करती है। यदि वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा तो जनता आने वाले चुनावों के अंदर उसे क्या कर देगी, अपदस्थ कर देगी, पद से हटा देगी। यदि जनता की मांगों पर कोई व्यक्ति या प्रतिनिधि उस पर खरा नहीं उतरता है तो आने वाले चुनाव में उसे क्या कर देगी, वो अपदस्थ कर देगी। शासन
जनता द्वारा निर्मित होने के कारण, जनता द्वारा निर्मित होने के कारण, शासन जनता द्वारा निर्मित होने के कारण यदि शासक या प्रतिनिधि कहेंगे, यदि प्रतिनिधि जनता की मांगों पर खरा नहीं उतरता है, खरा नहीं उतरता है, तो आने वाले चुनावों में जनता उसे हटा देगी, जनता उसे हटा देगी। कैसे हटा देगी? अपने अमूल्य वोट के आधार पर। हम इस बात से अवगत हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपन बहुसंख्यक शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं, कि बहुमत के आधार पर ही क्या होता है, प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और बहुमत के आधार पर ही सरकार का निर्माण होता है। तो जनता क्या करती है? प्रतिनिधि सुनती है, क्या करती है? प्रतिनिधि को सुनती है, सरकार का निर्माण करती है, सरकार का निर्माण करती है और उसे क्या कर सकती है? अपदस्थ भी करती है। तो सारी शक्ति किसके पास है? जनता के पास। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अब है विकासशील शासन। हम इस बात से अवगत हैं कि शासन के विभिन्न रूपों की बात करें तो राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र, ये सभी क्या करते हैं? एक वर्ग विशेष के हित की बात करते हैं, एक वर्ग विशेष के हित की बात करते हैं। यस, आगे के क्रम में अपन देखते हैं लोकतंत्र शासन विशेषता के बाद में आगे बचता है अपना गुण। और लोकतंत्र के गुणों के अंदर अपन देखेंगे लोकतंत्र के अंदर सार्वजनिक हित में वृद्धि। लोकतंत्र क्या करता है? सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है। कार्यकुशल शासन है, समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन है, इसमें नैतिकता का विकास होता है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, क्रांति से इसमें सुरक्षा प्राप्त होती है। अपना जो पहला बिंदु है वह है सार्वजनिक हित में वृद्धि। हम इस बात से अवगत हैं कि जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधि को जनता सुनती है और प्रतिनिधि का यह दायित्व होता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों से ज्यादा मात्रा में क्या हो, उनका लाभ पहुंचे जनता तक। इसलिए प्रतिनिधि हमेशा चाहता है कि वो अधिक से अधिक जनता इससे संतुष्ट हो, ऐसे कार्यों के करने की बात करता है। जनता द्वारा प्रतिनिधि जनता द्वारा सुने होने के कारण हमेशा सार्वजनिक हित में कार्य करते हैं। देखिए, सार्वजनिक हित में वृद्धि, प्रतिनिधि जनता द्वारा सुने होने के कारण हमेशा किस और कार्य करेंगे? वो सार्वजनिक हित में कार्य करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। दूसरे बिंदु की बात करें तो कार्यकुशल शासन। देखो, कार्यकुशल शासन इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण जो होता है किसका? लोकतंत्र का। लोकतंत्र शासन का जो निर्माण होता है जन सहयोग से होता है। किससे होता है? जन सहयोग से होता है। और जन सहयोग होने के कारण, जन सहयोग प्राप्त होने के कारण हमेशा वे जनता के पथ प्रदर्शक के रूप में भी क्या करते हैं? कार्य करते हैं और जनता के निर्माण के रूप में कार्य करते हैं, जनता के विकास के रूप में कार्य करते हैं, यानी विकासशीलता की ओर शासन करते हैं, विकासशील होते हैं। लोकतंत्र कैसा शासन कह सकते हैं? एक प्रकार से अपन विकासशील शासन इसे कह सकते हैं। तीसरा बिंदु है समानता व स्वतंत्रता पर आधारित। देखिए, अपन बात करें दूसरे शासनों की, जिसमें राजतंत्र की या अधिनायक तंत्र या कुलीन तंत्र की, तो कुलीन तंत्र व अधिनायक तंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें सारे अधिकार एक वर्ग विशेष समुदाय को दे दिए जाते हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग
समुदाय अधिकारों से वंचित रह जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता है। चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह जाति से उच्च हो या जाति से निम्न हो, सभी को समानता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के क्या किया जाता है, अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो समानता व स्वतंत्रता पर आधारित होने के कारण बिना किसी भेदभाव के जिसमें जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर व धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करना, ये लोकतंत्र विशेषता का क्या है, गुण है। लोकतंत्र शासन का क्या है, गुण है। नैतिकता पर बल, हम इस बात से अवगत हैं कि लोकतंत्र समानता की बात नहीं करता है, लोकतंत्र स्वतंत्रता की बात ही नहीं करता है, लोकतंत्र साथ साथ नैतिकता की बात भी करता है, उन्हें एक सभ्य मानव बनाने का भी कार्य करता है। लोकतंत्र बहुसंख्यों का शासन होने के कारण इसमें राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति व देश के लिए बलिदान होने की भावना का विकास होता है। बलिदान होने की भावना का विकास होता है। अपने देश के लिए मर मिटने की भावना का जो विकास होता है वो किस शासन व्यवस्था में होता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जो मुख्य गुण है वो कौन सा है, नैतिकता का विकास है। दूसरी बात करते हैं स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर शासन को मुख्य रूप से 3 अंगों में विभाजित किया है। एक तो है कार्यपालिका, दूसरी है व्यवस्थापिका और तीसरी है न्यायपालिका। कार्यपालिका द्वारा जो निर्मित कानून होते हैं व्यवस्थापिका उसे लागू करने का काम करती हैं। यदि कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानून व्यवस्थापिका लागू भी कर देती हैं और वो मानव हित के अंदर नहीं है, मनुष्य हित में नहीं है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उनके जीने के अधिकार का हनन करता है, तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों को क्या करती है, अवैध घोषित कर सकती हैं, अवैध घोषित करती हैं। इसलिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। दूसरी है क्रांति से सुरक्षा। हम इस बात से अवगत हैं कि अपन बात करते हैं भारत के अंदर क्रांति की बात करें, 1857 की क्रांति की बात करें, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, 1919 से 1947 के बीच की बात करें, तो क्रांति व आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला गया था। बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की, तो वहाँ के जो राजा थे उनकी अयोग्यता, उनके विलासप्रिय जीवन के कारण लोगों ने क्रांति की और क्रांति से उनका तख्ता पलटा गया। तो जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो क्रांति से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कार्यकाल प्रतिनिधि का 5 वर्ष का है। यदि प्रतिनिधि 5 वर्ष के अंतराल में सही ढंग से कार्य नहीं करता है, जनता की मांगों का प्रत्युत्तर सही समय पर नहीं दे पाता है, तो जनता बिना क्रांति किए आने वाले चुनावों में अपने पास एक विशेष अधिकार होता है। जनता के पास में क्या होता है? एक विशेष अधिकार होता है। कौन सा? मत का अधिकार, जिसे कहते हैं मताधिकार। क्या कहते हैं? मताधिकार। उसके माध्यम से आने वाले चुनावों के अंदर जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधि को अपदस्थ कर सकती है बिना किसी क्रांति के, बिना किसी नुकसान के। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, आगे के क्रम में अपन देखेंगे लोकतंत्र के दोषों में अपन बात करते हैं पहले बिंदु की, जिसमें अयोग्यता का शासन। हम इस बात से अवगत हैं कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हैं और प्रतिनिधियों का जो चयन होता है वो बहुसंख्यता के आधार पर होता है। अब क्या होता है? बहुसंख्यता के आधार पर चुनाव होते हैं तो जो एक अयोग्य व्यक्तियों का भी कभी कभार चुनाव हो जाता है और वही अयोग्य व्यक्ति क्या करते हैं? शासन संचालन करते हैं। क्या करते हैं? शासन संचालन करते हैं। तो इसका दुष्प्रभाव जो हमें मिलता है वो क्या है? कम प्रतिभाशाली व्यक्ति का भी चुनाव हो जाता है। देखिए, अयोग्यता का शासन यानी बहुसंख्य द्वारा
एक अयोग्य प्रतिनिधि का चुनाव करना, ये लोकतंत्र का सबसे क्या है दुष्परिणाम माना जाता है। यानी भीड़ के आधार पर हम इस बात से अवगत हैं कि आज की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है भारत के अंदर दृष्टि से देखें तो एक जातिवाद का प्रारूप ले चुकी हैं। मतलब एक विशेष जाति वर्ग या एक बड़ा समुदाय जिसके पास में है वो क्या कर सकता है, शासक बन जाता है, चाहे उसमें योग्यता है या नहीं है। तो अयोग्यता का परिणाम हमें जो यहाँ पर मिलता है वो उस लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बहुत ही खर्चीली शासन व्यवस्था है और बहुत ही समयबद्ध शासन व्यवस्था इसे नहीं कहेंगे, यानी समय का अपव्यय इसमें सबसे ज्यादा होता है। सही समय पर कार्य नहीं हो पाना इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, इसका एक दुष्परिणाम माना जाता है। तो सार्वजनिक धन का क्या होता है अपव्यय। शासक बनने के बाद प्रतिनिधि लोगों का समय पर कार्य, प्रतिनिधि का लोगों का समय पर कार्य न करना और कार्य करने के लिए वो उन्हें भ्रष्टाचार या घूस भी लेते हैं। तो अब है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। हम इस बात से अवगत हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जिस प्रकार से हमने गुणों की बात की तो उसके अंदर कमियां भी बहुत ही देखने को मिलती हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अपने किसी भी कार्य को करवाने के लिए जनता से वो क्या करते हैं, घूस भी लेते हैं। दूसरी बात करते हैं बहुमत की तानाशाही। हम इस बात से अवगत हैं कि शासक बनने के लिए उसे चाहिए वोट। क्या चाहिए, वोट। यानी जिसके पास में ज्यादा वोट हैं तो वो क्या करेगा, बहुमत के आधार पर अपनी क्या बनाएगा, सरकार बनाएगा। और बहुमत के आधार पर सरकार बनाने के लिए उसे एक बहुत बड़ा वर्ग या समुदाय चाहिए। उसके बाद में उसे चुनावों के समय में अधिक खर्चे भी करने होते हैं। इस बीच क्या होता है, जो अयोग्य शासक होता है अपने धन का अपव्यय करता है और वही धन का वापस उन्हें प्राप्त करने के लिए जब वह शासक बनता है तो उसी धन का जनता से उस धन की क्या करता है, पूर्ति करता है। इसलिए इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुमत की क्या होती है, तानाशाही होती है। अब जिस वर्ग का उन्हें जो भरोसा प्राप्त होता है, जिस वर्ग के माध्यम से सरकार बनी है, वो इस वर्ग की ओर क्या होता है, प्रतिनिधि का झुकाव हो जाता है। और जो अल्पमत है, अल्पमत को किसी प्रकार का लाभ या किसी प्रकार की सार्वजनिक हित से वंचित रखा जाता है। अल्पमत की ओर ध्यान न देना, बहुमत की तानाशाही यहाँ पर प्रदर्शित होती है। संकट काल में कमजोर। हम इस बात से अवगत हैं कि भारत का संविधान लचीला व कठोर संविधान है। इसमें निर्णय तुरंत लिए नहीं जाते हैं। इस बीच यदि कहीं पर आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाती है, हो जाती हैं और सशस्त्र विद्रोह या युद्ध होते हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्णय लेने में क्या है, ये सक्षम नहीं होने के कारण ये संकट काल में क्या अपनी स्थिति प्रकट करता है, संकट काल में इसकी स्थिति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। फिर है दलीय दुष्प्रभाव। हम इस बात से अवगत हैं कि आज की जितनी भी जो दलीय व्यवस्था है वो बहुत ही क्या है, भयावह है। हर दल का नेता या दल का सदस्य अपने दल के प्रति क्या रहता है, कटिबद्ध रहता है। किसके प्रति, दल के प्रति क्या रहता है, वह कटिबद्ध रहता है। दल के प्रति कटिबद्ध इसलिए रहता है क्योंकि वह दल का जो मुख्य नेता होता है उस नेता से वह विश्वास अपना बनाए रखे, जिससे उसे आगे भी इसका फायदा मिलता रहे। दलीय प्रभाव
दल्ले का प्रभाव, जो दुष्प्रभाव है, इसके बीच यहां पर जो राष्ट्रीयता की बात है, राष्ट्रीयता उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। राष्ट्र के प्रति ध्यान न देकर, राष्ट्र के प्रति आकृष्ट न होकर जो चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं वो किसके प्रति होते हैं, दल के प्रति उत्तरदायी होने शुरू हो जाते हैं, जिससे राष्ट्र के विकास को अपन क्या कर सकते हैं, एक अवरुद्ध राष्ट्र के विकास को यहां पर देखा जा सकता है। तो आज की जो कक्षा में हमारा जो लोकतंत्र की शासन की विशेषता थी, उसके गुण और दोष यही कंप्लीट करते हैं। आपका जो प्रश्न है वो है, मैं यहीं पर लिख देता हूं #W के अंदर, लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं? लोकतंत्र शासन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण में क्या आएगा, लोकतंत्र शासन की आपको परिभाषा देनी है, उसके बाद में उसके विशेषता, उसके गुण और उसके दोष। थैंक यू, धन्यवाद। ये होमवर्क के लिए आपका काम रहेगा, ठीक है। शायद तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।